प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है? तो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन क्या हुआ? प्रतिरोधों का वह क्रम समूहन जिसमें क्या होता है, एक का प्रथम छोर दूसरे के अंतिम छोर से, एक का प्रथम छोर दूसरे के अंतिम छोर से इस प्रकार जुड़ा हो कि एक सरल रेखा का निर्माण करता हो। अंतिम छोर से इस प्रकार जुड़ा हो कि वे एक दूसरे के समानांतर हैं, जुड़ा हो कि वे एक दूसरे के साथ सरल रेखा का निर्माण करते हैं। सरल रेखा का निर्माण करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहे जाते हैं। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, मान लीजिए तीन प्रतिरोध है, एक है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध आपका हो गया R3। तो इसमें होता क्या है कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R इक्वल टू समतुल्य प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि एक है 6 ओम, दूसरा है 6 ओम और तीसरा भी है 6 ओम या जो भी है, तो R इक्वल टू 6 ओम प्लस 6 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू कितना हो जाता है, 18 ओम प्राप्त होता है, जो कि सभी प्रतिरोधों से अधिक होता है। यानी श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोध से अधिक आता है। जबकि समानांतर क्रम क्या होता है, समानांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक है और एक यहाँ है, या और आगे लेना है तो नीचे ले लेंगे, तो सबका प्रथम छोर से और अंतिम छोर से इस प्रकार जुड़ रहा है, इसलिए इस क्रम समूहन को हम समानांतर क्रम समूहन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, समानांतर है। वह प्रतिरोधों का समूहन जिसमें प्रत्येक का प्रथम छोर से और अंतिम छोर से जुड़ा हो, प्रतिरोध का वह क्रम समूहन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का प्रथम छोर से एवं अंतिम छोर से इस प्रकार हो कि वे एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसे समानांतर क्रम समूहन कहा जाता है। तो उसे समानांतर क्रम समूहन कहा जाता है। यानी वह क्रम समूहन जिसमें प्रत्येक का प्रथम छोर से और अंतिम छोर से इस प्रकार जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे क्रम समूहन को हम समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम समूहन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, तीन प्रतिरोध यदि एक R1 है, एक R2 और एक R3 है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध का विलोम इसके सभी प्रतिरोध के विलोम के समानुपाती योग के बराबर होता है।
यानी इसमें क्या होता है कि सारा प्रतिरोध जो होता है, जैसे 1/r अगर निकाल रहे हैं, एगो 3 ओम है, दूसरा भी 3 ओम है और तीसरा भी 3 ओम है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो 1 ओम आ जाएगा, माने सभी प्रतिरोध से छोटा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर बात करें कि श्रेणी क्रम संयोजन और समतुल्य संयोजन में क्या अंतर है, तो हमारे पास ये कंडीशन दिखाई दे रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें सारा में क्या, एक का अंतिम दूसरे के प्रथम, दूसरे का अंतिम तीसरे के प्रथम से है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रत्येक प्रथम से और अंतिम छोर से है। फिर कंडीशन क्या होता है कि इसमें आई धारा आ रहा है तो एक ही धारा प्रवाहित नहीं होगी, सब में अलग अलग बहेगी, और इसमें एक ही धारा प्रवाहित होती है। इसका समतुल्य प्रतिरोध अधिक होता है, इसका समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक से कम होता है। इसमें विभवांतर अलग अलग होती है और इसमें विभवांतर एक ही होती है। तो ये कंडीशन हो जाता है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में अंतर का। अब आगे हम बात करते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। देखिए जब हम किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमें यह बताता है कि ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। यानी जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो प्रतिरोध जो होता है विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, और विरोध के कारण क्या होता है, घर्षण से हमें क्या, ऊष्मा की प्राप्ति होती है। मतलब ऊष्मा की प्राप्ति हुई तो क्या हुआ, विद्युत ऊर्जा जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। यानी किसी विद्युत परिपथ में जब विद्युत धारा का हम प्रवाह करते हैं तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उसमें विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, और यही ऊष्मा की उत्पत्ति के कारण इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का कुछ चालक के ऊष्मा के रूप में विद्युत ऊर्जा का अंतरण ऊर्जा के संरक्षण के नियमों का पालन करता है। अब इस सिद्धांत पर, चूंकि देखिए मानव क्या है, हर चीज़ों का अपने फायदा के दृष्टिकोण से उपयोग करता है। ये देख लिया कि यदि विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो उससे हमें क्या हो रही है, उससे हमें ऊष्मा की प्राप्ति हो रही है। तो इसको क्या किया जाने लगा, इस ऊष्मा का इस्तेमाल करने के लिए यंत्र बनाना शुरू किया। तो ये ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, इसके लिए जूल महोदय ने क्या किया, एक नियम दिया जिसे जूल के ऊष्मीय नियम के नाम से जानते हैं। ये लगभग 1841 ईस्वी में दिए थे। इसका होता है क्या, Q = I² RT। ये क्या है, Q या U लिखते हैं, ऊष्मा का परिमाण, कितना ऊष्मा निकलेगा, और निकलेगा तो किसके समानुपाती होगा, तो पहला चीज I के समानुपाती होगा। Q जो होगा I के वर्ग के समानुपाती होगा। कब, जब R और T बदलेगा नहीं तब, मतलब R और T दोनों नियत रहेगा, स्थिर रहेगा तब। दूसरा नियम कहता है कि Q समानुपाती हो जाएगा किसके, R के, तब जब I और T नहीं बदलेगा तब। तीसरा इसका नियम हो जाता है कि Q समानुपाती हो जाएगा T के, कब, जब I एवं R नियत रहेगा तब। तो कहने का मतलब है कि जूल के ऊष्मीय नियम क्या है, जूल महोदय ने 1841 ईस्वी में किसी परिपथ से विद्युत धारा के प्रवाह करने के कारण जो ऊष्मा की प्राप्ति होती है, इसे दर्शाने के लिए जिस नियम का प्रतिपादन किया उसे जूल के ऊष्मीय नियम के नाम से जानते हैं। यह 3 वर्गों में बांटा जाता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसे आसानी से याद किया जा सकता है क्या, किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा का मान विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात I² के समानुपाती होता है। कब, जब R और T नियत हो तब।
जब क्या हो, RMT नियत हो, माने इसका मान बदलता न हो। उसके बाद Q समानुपाती हो जाता है R यानी प्रतिरोध के जब क्या होता है I और T नियत हो, और Q समानुपाती हो जाता है T के जब I और R नियत हो। तो इसी को हम लोग 3 नियमों से बताए हैं। 3 नियमों के बाद ये हो जाता है Q = I² RT सूत्र प्रूफ हो जाता है। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या करेंगे, तीनों को मर्ज करेंगे। समीकरण 1, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, Q समानुपाती हो गया I² RT, Q बराबर हो गया K × I² RT, जहाँ K समानुपातिक नियतांक है, जहाँ K समानुपातिक नियतांक है, अतः K बराबर 1 रखने पर, जब K बराबर 1 रख देंगे तो Q = I² RT आ जाता है। अब आगे है विद्युत शक्ति और उसका मात्रक, इलेक्ट्रिक पावर और उसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है। देखिए विद्युत शक्ति क्या होती है, जैसे एक बल्ब पर 100 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो 1 घंटा में 100 वाट बिजली खर्चा करेगा, वो उसकी विद्युत शक्ति हो गई। इकाई समय में किसी विद्युत यंत्र द्वारा जितनी बिजली की खपत की जाती है वही उस यंत्र का विद्युत शक्ति होती है। जिसकी शक्ति जितना ही ज़्यादा होती है उसकी शक्ति वो उतना ही ज़्यादा खर्च करता है। यानी विद्युत शक्ति क्या है, इकाई समय में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा की दर, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा बटा समय। इसको जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट जिसे वाट के द्वारा खोजा गया, अतः उन्हीं के नाम पर इसे वाट रख दिया गया। यानी विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, और इकाई समय में उपभोग की गई बिजली के खर्च को ही हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ का, उस यंत्र का, उस विद्युत यंत्र का विद्युत शक्ति के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद हो जाता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ये भी समझ गए कि इसका अन्य मात्रक भी होता है, जैसे 1 वाट हो जाता है, 1 किलोवाट हो जाता है जो 1000 वाट के बराबर होता है। 1 HP होता है, हॉर्स पावर, जो कितना के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। यानी एक स्वस्थ घोड़ा की जो शक्ति होती है वो 746 वाट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 HP के नाम से जानते हैं। अब आगे हो जाता है विभिन्न प्रकार के विद्युत ताप उपकरण और विद्युत जुक्तियाँ। तो देखिए, जैसा विद्युत जुक्ति जिसका इस्तेमाल ताप उत्पन्न करने में होता हो, उष्मा उत्पन्न करने में होता है, ऐसे उपकरण को विद्युत जुक्तियाँ कहा जाता है, ताप जुक्तियाँ कहा जाता है। इसमें पहला कंडीशन होता है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये बल्ब क्या होता है, बल्ब एक प्रकाशीय यंत्र है, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न करता है। तो बल्ब क्या है, एक प्रकाशीय यंत्र है, दिखाई दे रहा है ना, प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। इसमें क्या होता है, ये टंगस्टन का बना हुआ फिलामेंट होता है, टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इसका गलनांक अधिकतम 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें निष्क्रिय गैस भरी होती है। कौन गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है, और कुछ होता नहीं इसमें। देखिए 2 कंडीशन पूछता है, बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का ही बना होता है, क्यों। तो देखिए बल्ब में जब 2500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करते हैं, 2500 डिग्री सेल्सियस से 2700 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर गर्म करते हैं, तो गर्म करने से हमें किसकी प्राप्ति होती है, इससे हमें इलेक्ट्रिक बल्ब की प्राप्ति होती है, बिजली की प्राप्ति होती है। अर्थात यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ऊष्मा और प्रकाश में। इसके फिलामेंट किस चीज का बना होता है, टंगस्टन का। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। बल्ब में कौन गैस भरी जाती है, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है, क्यों। तो बल्ब एक ऐसी जुक्ति है,
बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश में परिवर्तित करती है। इसके लिए इसका ताप 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस होता है और इतने ताप पर लोहा भी पिघल जाता है। चूंकि टंगस्टन का गलनांक अधिक है इसलिए इसे ही फिलामेंट में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाएगी? तो निष्क्रिय माने जो किसी से अभिक्रिया न करे। चूंकि इसमें अगर ऑक्सीजन रहता तो ऑक्सीजन के कारण ये क्या करता, ऑक्सीकृत होकर जल जाता, पूरा दीवार काला कर देता और ये बर्बाद हो जाता, लोग कहते फ्यूज हो गया। लेकिन अगर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है तो जब ये हीट होता है तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है और ये आसानी से बहुत दिन तक चलता है। इसमें क्या क्या होता है, चमड़ा या लाह का बना होता है, एल्युमिनियम का ये परत होता है, इसमें पिन लगा होता है 2 ठो जो टांगने के काम आता है। जस्ता का इस पर 2 टका लगा रहता है जिस पर क्या होता है, होल्डर टच करता है और ये फिलामेंट को सजाने के लिए इससे वायर लगा रहता है और आसानी से इस प्रकार क्या बन जाता है, विद्युत बल्ब का निर्माण हो जाता है। अब आगे है विद्युत हीटर क्या, इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है। जैसे देखिए घरों में हम लोग खाना बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, विद्युत हीटर जो है इसमें नाइक्रोम, ये जो तार देख रहे हैं इसको कॉइल कहा जाता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम किस धातु का बना होता है, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु, लोहा का भी मात्रा थोड़ा बहुत होता है। नाइक्रोम क्या होता है, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये गर्म होकर क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश, देख रहे हैं ना, लाल हो जाता है गर्म होकर के, और लाल होकर के ऊष्मा और प्रकाश देता है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं। तो विद्युत हीटर है क्या, विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी विद्युत युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रकाश इससे नहीं निकलता है, बल्ब नहीं कि जलेगा, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं। इसमें नाइक्रोम जो निकेल और क्रोमियम के मिलकर बना हुआ तार होता है, इसको कॉइल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो एक चिमनी के ढांचे में फिट होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। और इस प्रकार क्या होता है, विद्युत हीटर का निर्माण हो जाता है। अब आगे होता है विद्युत इस्त्री। देखिए हम लोग घरों में कपड़ों की सलवटें दूर करने के लिए क्या करते हैं, विद्युत इस्त्री का इस्तेमाल, जिसको हम लोग आयरन के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये कंडीशन आप देख रहे हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, ये नाइक्रोम की पत्तियां होती हैं। ये पत्तियां किसकी होती है, नाइक्रोम की होती हैं। और नाइक्रोम किस चीज का बना होता है, निकेल और क्रोमियम का बना होता है। निकेल और क्रोमियम का बना होता है। देखिए इसमें अबरक की 2 पट्टी होती है, ऊपर और नीचे, और बीच में क्या होता है, नाइक्रोम होता है। बीच में नाइक्रोम होता है, क्यों, क्योंकि अबरक वह पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक, याद रखिएगा, वह कौन ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक और बिजली का यानी विद्युत का कुचालक होता है। तो ये अबरक ही होता है। और अबरक ऊपर और नीचे दोनों में बीच में नाइक्रोम हो गया तो दोनों से चिप गया तो क्या होता है, जब इसको गर्म किया जाता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो गर्म होकर ये क्या करता है, नीचे के इस अबरक की प्लेट को गर्म करता है, जिससे लोहा का जो प्लेट होता है, लोहा आयरन का जो प्लेट होता है वो गर्म होता है, लेकिन इसमें बिजली का करंट नहीं आता है। और इसका इस्तेमाल हम सलवट दूर करने में करते हैं। कभी कभी आप देखे हैं कि आयरन गर्म हो जाता है, हम छूते हैं तो लाइन मारता है हल्का, क्यों, क्योंकि धीरे धीरे जब अबरक ये पुराना होता है तो अबरक की प्लेटें धीरे धीरे झरती है और झर करके ख़त्म हो जाती है, तो हल्का हल्का नाइक्रोम का तार जो है ये प्लेट से सटने लगता है, तब आयरन से क्या होता है, हमें करंट मारता है। ठीक है। अब इसके बाद आगे हो गया विद्युत विकिरक। रेडिएटर क्या होता है, यानी पानी गर्म करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसी को विद्युत रेडिएटर कहा जाता है। इसमें नाइक्रोम के तार का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये तार गर्म होने के बाद ऊष्मा की उत्पत्ति करते हैं जिससे जल गर्म होता है। इसका इस्तेमाल ठंडे के दिनों में लोग अपने सुविधा के अनुसार स्नान आदि करने के लिए करते हैं। अब आगे हो जाता है फ्यूज की क्षमता क्या है। देखिए किसी की अपनी कोई क्षमता होती है, किसी के काम करने की क्षमता होती है तो किसी को कुछ करने की क्षमता होती है। अगर
आप देख रहे हैं कि क्षमता मेरी जितनी है उससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह फ्यूज में भी एक क्षमता होती है कि 15 वाट है तो 15 वाट से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह उसमें होगा तो ये जल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूज की क्षमता कहते हैं। तो फ्यूज क्या है, फ्यूज भी एक विद्युत युक्ति है जो विद्युत युक्ति है जो संरक्षण का काम करती है। अतिभारण और लघु पतन के कारण जब विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो यह विद्युत युक्तियों को जलने से बचाता है। यह सीसा और तांबा के मिश्र धातु का बना होता है जिसका गलनांक काफ़ी कम होता है और प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है। यानी सीधा सीधा ये समझे हम कि इसका गलनांक कम होता है, मतलब ये सुग्रीव है, ये सुग्रीव और ये क्या है, बाली में लड़ाई है। बाली जो है वो क्या है, विद्युत है। तो सुग्रीव कौन है, सुग्रीव आपका जो है वो फ्यूज का तार है। यानी जिस प्रकार बाली जो है सुग्रीव जो है बाली को जाकर ललकारता है, आओ आओ मैं तुझे बता दूंगा, क्यों मुंह छुपा के बैठा है, तो उसको उसका विरोध करता है। तो उसी तरह से फ्यूज भी इसका विरोध करता है, विद्युत का हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, रोकेंगे। लेकिन जब भी क्या होता है, अपना क्षमता विद्युत लगाता है तो इसका गलनांक कम होने के कारण ये गल जाता है, यानी सुग्रीव की तरह भाग कर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार लगी युक्तियाँ जलने से बच जाती है। अब आगे है, ये इस तरह से घरों में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तार लगा रहता है लपेट के, यहाँ से इसे करके यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, यहाँ जोड़ दिया, कोई लपेट देता है इसमें, ठीक है, और फिर इसको फिर इसमें पैक कर दिया जाता है। अतिभारण क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या है। आप लोग सुने हैं कभी कभी कि बिजली की कमी रहती है, तो चाहे बिजली मतलब है क्या, देखे होंगे कि 2.5 mm का तार है, 2 mm का तार है, लोग कहते हैं हीटर वोटर चलाना है चल जाएगा, तो कहता नहीं 4 mm का ले लीजिए। तो मान लीजिए आप 1.5 mm का तार यूज कर रहे हैं और उसी पर हीटर पंखा सब कुछ चला रहे हैं, मोटर सोटर सब चला रहे हैं, तो इसकी कैपेसिटी तो उतनी है नहीं, तो इस पर ओवरलोड पड़ रहा है। लोडिंग माने ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो ओवरलोडिंग जब पड़ रहा है तो क्या होगा, ये गर्म होकर और जल जाता है। अल्प समय में इसमें क्या होता है, प्रतिरोध शून्य होने के कारण विद्युत धारा का मान तेज गति से बढ़ता है और लगी युक्तियाँ जल जाती है। इसी को अतिभारण ओवरलोडिंग के नाम से जाना जाता है। यानी किसी कारण परिपथ में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है उससे ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और ज़्यादा बड़ा बड़ा विद्युत युक्तियाँ लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, परिपथ गर्म होकर जलने लगता है और इस प्रकार प्रतिरोध कम होता है और विद्युत धारा इतनी तेज गति से बढ़ती है, युक्तियाँ जलकर नष्ट हो जाती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अतिभारण। इससे बचने के लिए घरों में किसका इस्तेमाल होता है, फ्यूज। फ्यूज एक संरक्षण की युक्ति है। दूसरा लघु पतन, शॉर्ट सर्किट क्या है, परिपथ में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते समय जब ठंडा और गर्म तार दोनों आपस में संपर्क में आ जाता है तो भी प्रतिरोध नगण्य हो जाता है और विद्युत धारा का मान तेज गति से बढ़ता है, जिससे लगी युक्तियाँ जलकर नष्ट हो जाती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। और इससे बचने के लिए भी क्या करते हैं, फ्यूज का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब होता है विद्युत से खतरा। देखिए कभी कभी विद्युत धारा का प्रवाह यदि सुरक्षित नहीं किया जाए, फ्यूज आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो सर्किट के शॉर्ट करने से आग लग जाता है और घर में आग लगने के कारण धन जन की अपार क्षति होती है। कभी कभी लोग जाते हैं और उन्हें कहीं कटा छटा रहता है तो उससे झटका लग जाता है। तो विद्युत से खतरा भी है, बहुत ज़्यादा खतरा है। इससे बचने के लिए हम घरों में उदासीन तार, अर्थ तार का इस्तेमाल कर देते हैं या फिर फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, वायरिंग सही से करते हैं और अच्छे किस्म के तारों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है ऊर्जा। अगर भविष्य के लिए आप भविष्य को सुरक्षित करना है तो ऊर्जा को बचाना बहुत ज़रूरी है, इस बात को नज़रअंदाज करना सही नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगला एपिसोड में हम आपको अगला चैप्टर सुनाएंगे।